स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए राही मासूम रज़ा का लिखा संस्मरण। वही राही मासूम रज़ा जिन्होंने उपन्यासों, कविताओं के साथ साथ अनेकों फिल्मों के संवाद लिखे बेहद लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत के संवाद। ऐसे संवाद जो एक समय पर बच्चे बच्चे को मुंह जुबानी याद थे। मैं समय हूँ, माताश्री, पिताश्री, सब राही मासूम रज़ा की देन। इस संस्मरण में बात उस समय की है जब वो अपने गांव गंगोली गाजीपुर छोड़कर पहली बार बंबई नगरी में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। इस किस्से में वो बताते हैं कि किस तरह उनके साथी लेखकों ने उनका मुश्किलातों में हाथ थामा। बातें हैं कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी की। लेकिन सबसे अहम बात है दोस्ती, भलमनसाहत और एक दूसरे को सपोर्ट करने की। क्या ऐसे दोस्त अब भी होते हैं जो ना एहसान करते हैं ना कर्ज देते हैं, बस दोस्ती निभा देते हैं। यहाँ बंबई में कई दोस्त मिले जिनके साथ अच्छी बुरी गुजरी। कृष्णचंद्र, भारती, कमलेश्वर। जो शुरू में ही ये ना मिले होते तो बंबई में मेरा रहना असंभव हो जाता। शुरू में मेरे पास कोई काम नहीं था और बंबई में मैं अजनबी था। उन दिनों इन दोस्तों ने बड़ी मदद की। इन्होंने मुझे जिंदा रखने के लिए चंदा देकर मेरी तौहीन नहीं की। इन्होंने मुझे उल्टे सीधे काम दिए और उस काम की मजदूरी दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों के एहसान से कभी बरी हो सकता हूं। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब नैयर होली फैमिली अस्पताल में थी। 4 दिन के बाद अस्पताल का बिल अदा करके मुझे नैयर और मरियम को वहां से लाना था। 700-750 का बिल था और मेरे पास 100-125 रुपए थे। तब कमलेश्वर ने सारिका से, भारती ने धर्मयुग से मुझे पैसे एडवांस दिलवाए और कृष्ण जी ने अपनी एक फिल्म के कुछ संवाद लिखवा के पैसे दिए और मरियम घर आ गईं। आज सोचता हूं कि जो ये तीनों ना रहे होते तो मैंने क्या किया होता। क्या मरियम को अस्पताल में छोड़ देता? वो बहुत बुरे दिन थे। कुछ दोस्तों से उधार भी लिया। कलकत्ते से ओपी टांटिया और राजस्थान से मेरी एक मुंह बोली बहन लनीला और अलीगढ़ से मेरे भाई मेहंदी रजा और दोस्त कुंवरपाल सिंह ने मदद की। कर्ज उतर जाता है, एहसान नहीं उतरता। और कुछ बातें ऐसी हैं जो एहसान में नहीं आती, पर उन्हें याद करो तो आंखें नम हो जाती हैं। जब मैं अलीगढ़ से बंबई आया तो मेरे छोटे भाई अहमद रजा के साथ ठहरा। छोटे भाई तो बहुतों के होते हैं, पर अहमद रजा यानी हद्दन जैसा छोटा भाई मुश्किल से होगा किसी की तकदीर में। उसने मेरा स्वागत यूं किया कि मैं भूल गया कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूं। हम हद्दन के साथ ठहरे हुए थे, पर लगता था कि वो अपने परिवार के साथ हमारे साथ ठहरे हुए हैं। घर में होता वो था जो मैं चाहता था या मेरी पत्नी नैयर चाहती थी। वो घर बहुत सस्ता था। जिस फ्लैट में अब हूं उससे बड़ा था। इसका किराया 600 दे रहा हूं। उसका किराया केवल 150 रुपये माहवार था। तो हद्दन ने सोचा कि वो घर मेरे लिए खाली कर देना चाहिए। रिजर्व बैंक से उन्हें फ्लैट मिल सकता था, मिल गया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साजिश की कि घर का सारा सामान मेरे लिए छोड़ जाएं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं। जाहिर है कि मैं इस पर राजी नहीं हुआ। उन दोनों को बड़ी जबरदस्त डांट पिलाई मैंने। चुनाचे वो घर का सामान लेकर चले गए और घर नंगा रह गया। मेरे पास 2 कुर्सियां भी नहीं थीं। हमने एक कमरे में 2 गद्दे डाल लिए और वही 2 गद्दों वाला वीरान कमरा बंबई में हमारा पहला ड्राइंग रूम बना। उन दिनों मैं नैयर से शर्माने लगा था। मैं सोचता कि ये क्या मोहब्बत हुई, कैसी जिंदगी से निकाल कर कैसी जिंदगी में ले आया मैं।
उस औरत को जिसे मैंने अपना प्यार दे रखा है, अपना तमाम प्यार। मगर नैयर ने मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो निम्न मध्यवर्गीय जिंदगी को झेल नहीं पा रही है। हम दोनों उस उजाड़ घर में बहुत खुश थे। उन दिनों कृष्णचंद्र, सलमा आपा, भारती और कमलेश्वर के सिवा कोई लेखक हमसे जी खोल के मिलता नहीं था। हम मजरूह साहब के घर उनसे मिलने जाते तो वो अपने बेडरूम में बैठे शतरंज खेलते रहते और हम लोगों से मिलने के लिए बाहर ना निकलते। फिरदौस भाभी बेचारी लीपा पोती करती रहती। कई और लेखक इस डर से कतरा जाते कि मैं कहीं मदद ना मांग बैठूं। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे चारों ओर कैसा बेदर्द और बेमुरव्वत अंधेरा रहा होगा उन दिनों। नैयर लोगों से मिलते भी घबराती थी, इसलिए मिलना जुलना भी कम लोगों से था और बहुत कम था कि एक दिन सलमा आपा आ गई। इन्हें आप सलमा सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। उस वक्त हम दोनों उन्हीं गद्दों पर बैठे रमी खेल रहे थे। सलमा आपा बैठी, इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर चली गईं। और थोड़ी देर के बाद उनका एक नौकर एक ठेले पर एक सोफा लदवाए हुए आया। हमने उस तोहफे को स्वीकार कर लिया कि जो ना करते तो सलमा आपा और कृष्ण जी को तकलीफ होती और हम उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे। कर्ज उतर जाता है, एहसान नहीं उतरता। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।